क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 के बच्चों का एक चैप्टर होता है डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक, उस पर एक आधारित प्रश्न होता है न्यूमेरिकल टाइप का, कि उसमें आपसे क्यों वाले प्रश्न पूछते हैं कि अगर रंगीन है तो क्यों है, अगर ये अनुचुंबकीय है तो क्यों है। तो ये क्यों वाले प्रश्न को देखकर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्यों वाले प्रश्न कैसे होंगे। तो मैंने उसको क्या किया है कि उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हमको आ गई हैं। तो देखिए इस पे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगा कि एक होता है रंगीन, एक होता है आपका रंगीन और एक होता है आपका रंगहीन। ठीक है, रंगहीन। उसके बाद आता है आपका अनुचुंबकीय। एक मिनट में इसको भी नीचे लिखता हूं। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय या आप इसे कह सकते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय, अनुचुंबकीय को थोड़ा याद करने में और समझने में अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि हमारी ये बोलचाल की भाषा से बहुत अलग है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ चुंबक, तो चुंबक का मतलब जैसे हम लोग छोटे बच्चे होंगे तो हम लोग जरूर खेले होंगे कि चुंबक चिपकने वाला है, लोहे को क्या कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने आप को चिपकाता है। उसके बाद आता है आपका प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अगर चिपकने वाला है तो दूसरा बिना चिपकने वाला होगा, यानी कि ये चिपकने वाला है तो ये ना चिपकने वाला होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है रंगीन, तो फिर दूसरा मैंने क्या लिखा है, रंगहीन। तो ये जो दोनों गुण हैं, एक और आता है कि अस्थाई, सॉरी, एक होता है आपका अस्थाई और एक होता है आपका अस्थाई। ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, यानी कि आपसे रंगीन के बारे में पूछेगा तो भी वही काम करना है, रंगहीन के बारे में पूछेगा तो भी वही काम करना है, अनुचुंबकीय चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय के बारे में पूछेगा तो भी वही काम करना है, अस्थाई पूछेगा तो भी वही काम करना है और अस्थाई पूछेगा तो भी वही काम करना है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि क्या करना है भाई, वही करना है लेकिन क्या करना है। तो जब भी आपसे पूछेगा क्यों वाले प्रश्न में कि आपको इसमें रंगीन है कि रंगहीन है कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, स्थायी है कि अस्थायी है, तो उस तत्व में सबसे पहले आपको निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो तत्व दिया गया, मैं इसको रिकेप करता हूँ, मिटाता हूँ और मैं इसको फिर आगे लिखता हूँ कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो तत्व दिया गया है सबसे पहले हम उसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक ले भी लेता हूँ, इसको पहले मैं बात बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले आपको मैं ले लेता हूँ किसको, तो ले लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। फिर अब आपको अपबाऊ के नियम पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगर अपबाऊ के नियम पर अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो आपको पहले अपबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना होगा, फिर आप वहां समझेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा। फिर अब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1s2 2s2 2p6 और मैं यहाँ लिख दूंगा 3s2। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12 होता है तो 2 2 4 6 10 2 12, यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो चुका है। हमें निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमसे जब भी ये क्यों वाले प्रश्न पूछेंगे अस्थाई अस्थाई जो भी मैंने अभी बताया है, तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होता है। तो जब अंतिम उपकोष हमारा क्या है, तो हमारा अंतिम उपकोष है 3s। अब s ब्लॉक है तो s ब्लॉक के लिए कितने कोष्टक लिए जाते हैं, तो एक कोष्टक लिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्यों एक ही लिया जा रहा है, क्यों नहीं दो ले लिया जा रहा है। तो मैं इसको भी क्लियर करता हूं, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। धीरे धीरे हम सारी चीजों को जानेंगे जो आपके दिमाग में थोड़ा डाउट रहा भी ना हो। यानी कि आपका ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D और ये हो गया F। यानी आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो इन्हीं चार उपकोष में पाया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक हमारे चार ही होते हैं, एक S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। पूरा आवर्त सारणी इन्हीं चारों ब्लॉक पर टिका है। यानी कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाएगा तो यही आएगा। अब जब आपने SPDF लिख ही लिया है तो अब ये बताइए कि S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो S में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। P में कितने भरा जाता है, तो P में 6 भरा जाता है। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन का भरा है, 2, और ये है आपका 10 और ये है आपका 14।
अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 12 लीटर पानी था और मेरे पास कितने कितने लीटर की बोतल है, तो 2 लीटर की बोतल है, 6 लीटर की बोतल है, 10 लीटर की बोतल है और 14 लीटर की बोतल है। ये बोतलें हैं। जो पहला बोतल है 2 लीटर का उसका नाम एस है, जो दूसरा बोतल है 6 लीटर का उसका नाम है पी, और जो तीसरा बोतल है वो 10 लीटर का है उसका नाम डी है, उसी तरह एफ है। ठीक है, अब हमारा जब बोतल ये पता चल गया तो फिर इसका एक कंडीशन ये है कि जब तक हम पहले वाले बोतल को पूर्ण रूप से नहीं भर देते तब तक दूसरे वाले बोतल में हम क्या करेंगे, नहीं उठाएंगे। हमको 12 लीटर पानी भरना है, मैंने पहला बोतल उठाया और ये लिखा है 1S2 यानी एस पे 2 लीटर भरा है भाई, 2 लीटर पानी भर दिया। हमें भरना है 12 लीटर, हमने 2 लीटर पानी भर दिया है। अब हमारे पास अभी भी कितना लीटर बच रहा है, तो 10 लीटर। फिर मैंने जब अगला उपकोष लिया, ये सीरीज है, ठीक है, तो ये सीरीज है, ये इसी सीरीज पे आपको भरना है, जहां एस आएगा वहां अधिकतम 2 लीटर भर सकते हैं। जैसे ही मैंने दूसरा बोतल उठाया तो देखा भाई वो भी एस ही का है, तो उसमें भी 2 लीटर भरेंगे। मैंने 4 लीटर पानी भर दिया। अब मैंने जब पी का पाया है तो इसमें कितने लीटर अधिकतम भर सकते हैं, तो 6 लीटर भर सकते हैं। ध्यान रहे आप इलेक्ट्रॉन यानी इसमें पानी भर रहे हैं तो ये ध्यान रहना चाहिए कि हमको कितना भरना है, 12 ही लीटर भरना है। तो 2 2 4 4 और 6 10 यानी हमने 10 लीटर पानी भर लिया है। अब हमारे पास अगला उपकोष कौन सा है, तो 3s है। अब आप ये समझते होंगे कि वह यार 1s 2s 2p 3s ये कहाँ से आ रहा है, तो ये अफबाऊ की श्रेणी है। अफबाऊ ने एक सीरीज दिया था जो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आपको उस सीरीज को याद करना होगा, उसको भी याद नहीं करना होता है, उसको समझना होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं कि मैंने उसको कैसे समझाया है। फिर अब यहाँ से मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अंतिम उपकोष कौन सा आया, एस। अब एक चीज यहाँ मुझे एक और समझाना था कि जब एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एक कंडीशन ये है कि एक कोष्टक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, यानी हम कोई भी अगर डिब्बा लेंगे तो उसमें हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो क्या ये बताइए कि अगर एस के लिए एक ही डिब्बा ले लें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे, भर ही जाएंगे। उसी तरह पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम कितना डिब्बा लेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो अगर हम 3 डिब्बा ले लें, 2 इसमें भर दे, 2 इसमें भर दे, 2 इसमें भर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 डिब्बा ले लें तो पी भी पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो हम ये करेंगे, तो डी के लिए कितना कोष्टक लेंगे, तो डी के लिए हम लोग 5 कोष्टक लेंगे, 5 डिब्बा, और एफ के लिए हम लोग 7 डिब्बा लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको याद कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं समझे तो मैंने समझा ही दिया है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और एस के लिए भाई कितना कोष्टक चाहिए, तो एक कोष्टक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एस के पास 2 ही होता है तो एक ही कोष्टक से काम चला लेगा। पी में जब 6 होता है तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी के लिए भाई 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 3 ही कोष्टक ले लेंगे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन 3 ही डिब्बे से काम चल जाएगा। अब हम आते हैं इस चीज पे, तो एस जब आया है तो एस के लिए कितना कोष्टक, तो 2 कोष्टक, एस के लिए सॉरी 1 कोष्टक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने, तो 2, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, एक क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक घड़ी की दिशा में घूमता है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अब मुझे घड़ी के विपरीत और उसके दिशा से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। अब आपके दिमाग में आएगा कि अयुग्मित कैसे हम लोग पहचानेंगे या अयुग्मित का मतलब क्या होता है, तो साफ और सीधे एक बात है कि युग्म मतलब होता है जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा, जैसे चप्पल का जोड़ा, किसी भी चीज का 2 चीजों का जोड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों हम कह सकते हैं दोनों जोड़ा है। एक और मैं एक मार्कर मेरे पास होता तो मैं कहता कि ये मार्कर मेरे पास जोड़े मार्कर है। उसी तरह युग्म मतलब आप समझेंगे कि ये जोड़ा है। तब ये जब जोड़ा है तो ये बताइए कि एक होगा ये युग्म मतलब जोड़ा, और इसी के आगे मैं जब लगा दूंगा अयुग्मित, और ये है युग्मित, और दूसरा होगा अयुग्मित। युग्मित मतलब जोड़ा, और जब मैं अ लगा दिया हूं तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के आगे अगर अ लग जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब होता है कि बिना जोड़ा, ठीक, एक जोड़ा और एक होता है बिना जोड़ा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, यानी कि हमको निकालना है युग्मित। अगर अयुग्मित निकालना होता तो युग्मित कितना है, तो 1 है, यानी कि जोड़ा कितना है, तो 1 है। अयुग्मित कितना है, तो अयुग्मित हमारे पास 0 है। बस यही देखना है। अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे, यानी कि मैग्नीशियम में पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 0 है।
युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो युग्मित मतलब एक जोड़ा है तो एक जोड़ा है। अब इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अब ये बता सकते हैं कि जो तत्व है ये रंगहीन है तो क्यों है, ये आयन रंगीन है तो क्यों है। अब ये पूछेगा कि मैग्नीशियम रंगीन है कि रंगहीन है, तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम रंगहीन है, यानी कि जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो रंगीन भी होगा, अनुचुंबकीय भी होगा और अस्थाई भी होगा। समझ में आ रहा है, अस्थाई भी होगा। अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन भी होगा, प्रतिचुंबकीय भी होगा और वो क्या होगा, तो अस्थाई भी होगा। अब मैं इसको जब समझाऊंगा तो आपको चीजें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि अब इसमें कॉपर का दिया है तो कॉपर का मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विनाश करूंगा। तो कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है तो Cu यानी कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 29 यानी 29। अब मैं इसको करूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इसका हो जाएगा 3d9। अब जो जानने वाला होगा या जानता होगा, जो नहीं जानता होगा उसके दिमाग में ये आएगा कि पहले एक भरे हैं, फिर 2 भरा गया है, फिर 3 भरा गया है, फिर बीच में 4 को क्यों लाया गया है, फिर 3 क्यों लाया गया है। तो यहाँ मैंने एक n+l का नियम होता है उसके आधार पर इसको बताया गया, ये बहुत पहले पीछे बताया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिर ये Cu+ है, तो जब ये Cu+ है तो यानी कॉपर पे +1 चार्ज है। फिर आपको अब बाउ के नियम में एक जगह एक्सेप्शन पढ़ना है कि D4 एंड D9, जब भी आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे और उसका अंतिम उपकोष जब D4 आएगा D9 आएगा तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश किया था तो वहां आया था क्या, 3s2, अंतिम यही था। तो यहाँ पे D और D9 D4 तो है नहीं, S2 है, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे, जैसे मैंने कॉपर का किया तो आखिरी में क्या आया, 3d9 आया, यानी D9 आ गया है। उसी तरह D4 आएगा। जब D9 D4 आएगा तो हम क्या करते हैं, उसके पहले जरूर S जरूर आएगा, यानी D4 जब भी D ब्लॉक आएगा तो उसके पहले S जरूर आएगा। तो S में से क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन D को देना है, बस यही काम करना है। जब 9 आएगा तो वो 10 हो जाएगा, 4 होगा तो वो 5 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ परिवर्तन करेंगे, यानी कि सारा ऐसे ही होगा, बस हम यहाँ कर देंगे कितना, तो यहाँ कर देंगे 10 और मैंने जब इसमें से 1 दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। ये हुआ कॉपर का विन्यास। अगर आपसे पूछता भी होगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा भी तो कॉपर का विन्यास पूछता है, क्रोमियम का विन्यास पूछता है, क्योंकि ये जो नियम है उन पे लागू होते हैं। बशर्ते आपको जो भी अगर नॉर्मल तत्व है उन सबका तो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जो ये इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश जो जानता है वो नॉर्मल तत्वों को अभी जानता होगा। तो एग्जामिनर इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछता है। अब ये हो जाएगा 4s1 3d10। अब मैंने ये देखा कि भैया यहाँ पे तो Cu+ है, यानी कि इस पे तो एक आयन है। तो जब एक आयन है तो धनात्मक का मतलब ये होता है कि धनात्मक का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग करेगा तो भाई इसमें क्या करना है कि 4s वाले, यानी कि 4s वाले जो होंगे उनको क्या करना है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन घटाना है। यानी कि हम D में से नहीं घटा के सबसे पहले किसमें से घटाएंगे, जब हमको खाली करना होगा तो वो S ब्लॉक में से ही हम उसको खाली कर सकते हैं। तो S ब्लॉक में से जब हम खाली करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन खाली करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें से जब हम एक ही इसके पास है, जब एक इलेक्ट्रॉन खाली करेंगे तो इसके पास कितना बचेगा, तो इसके पास बचेगा 0। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करता हूँ। तो फिर मैं Cu यानी कॉपर को लूंगा और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक विनाश वैसे ही होंगे, 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3p6 4s2 और फिर आएगा 3d9, तो d9 आ गया। तो मैं यहाँ कर दूंगा कितना, तो मैं यहाँ कर दूंगा 10 और यहाँ कर दूंगा 1। अब आप ये मत पूछिएगा या अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों हो गया, वहाँ 9 था तो 10 क्यों हो गया, ये मैंने इससे पहले बता रखा है। फिर मैंने ये देखा कि इसका 29 तो था भैया, लेकिन यहाँ पे कितना था, तो +2 चार्ज था। ठीक, 2+, ये +2 और 2+ में बहुत अंतर होता है। तो ये 2+, तो जब 2+ आ गया तो फिर अब भाई 1 था तो मैंने यहाँ से घटाया, अब 2 घटाना है, तो 2 घटाना है तो 1 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। और जब 1 और घटाएंगे D में से तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा। मैंने परिवर्तन कर दिया है D4 एंड D9 का, लेकिन घटाने के बाद भी कितना आ रहा है, तो D9 आ रहा है। तो फिर अब ये ना हो कि इसको भी फिर बदल दें,
फिर अब यहाँ से यहाँ जब थाइन तब दोगे कहाँ से, तो यहाँ D9 बचेगा। अब यहाँ ये समझना है कि इसका अंतिम अब क्या बचेगा, तो इसका अंतिम बचेगा आपका D10 और इसका अंतिम क्या बचेगा, तो D9। ठीक, मैं इसको लेता हूं, तो डी ब्लॉक के लिए कितने कोष्ठक, तो डी ब्लॉक के लिए आपके आएंगे 5 कोष्ठक, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके लिए मैं एक कोष्ठक लेता हूं भाई, 5 कोष्ठक इसके लिए, डी के लिए 5 कोष्ठक लिया जाता है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 10 भरना है। तो हुंड के नियमानुसार, हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम ये करता है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भर जाते हैं, फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होने लगते हैं। युग्मित का मतलब कि जोड़ा बनाने लगते हैं, यानी कि सबसे पहले हम सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये 8, ये 9 और ये 10। हुंड का नियम यही है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित बनाने लगते हैं। युग्मित का मतलब कि जोड़ा बनाने लगते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन भरना था, मैंने इसमें 10 भर दिया है। अब इसमें कितना भरना है, तो 9, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9 ही भरना है, 10 तो भरना नहीं है, तो 9 भर दिए। अब यहाँ तुरंत हमको इसके नीचे लिखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और मैं यहां लिख लूंगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां लिख लूंगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और मैं यहां लिख लूंगा युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं। अब यहाँ युग्मित और अयुग्मित का बताना है, तो अयुग्मित का मतलब कि बिना जोड़ा, तो बिना जोड़ा हम देखेंगे तो भाई बिना जोड़ा तो एक भी है, ये नहीं है। इसमें देखें तो युग्मित यानी बिना जोड़ा ही है, तो जब बिना जोड़ा है तो बिना जोड़ा कितना, 1 मिनट, फोन आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ से आपको मैं कहा पता यहाँ पे था कि अयुग्मित और युग्मित, तो अयुग्मित मतलब कि बिना जोड़ा, इसमें तो 0 है, लेकिन युग्मित इसमें कितने हैं, तो युग्मित आपके इसके 5 हैं, तो हमको युग्मित से कोई मतलब है नहीं, हमको अयुग्मित से मतलब। भैया इसमें हम आ जाए तो अयुग्मित देखेंगे, तो अयुग्मित मैंने बिना जोड़ा तो 4 है, लेकिन अयुग्मित कितने हैं, तो अयुग्मित 1 है। अब यहाँ एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वे चारों भरे थे, ये 5 खाली हो गए, या कहा जाए कि ये 1 भरा हो और ये चारों खाली हो जाए, यानी कि चारों में 1 हो लेकिन 2 ना हो, जोड़ा ना हो, तो ये जितनी संख्या में रहेगा वो पदार्थ उतना ज्यादा गाढ़ा रंग देगा और उसमें ज्यादा चुंबकीय गुण उतने ज्यादा होंगे। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पे ही डिपेंड करता है वो जो आयन है या वो जो तत्व है वो कितना रंगीन है, वो कितना उसमें अनुचुंबकीय गुण है किसी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, वो कितना वो अस्थायी है। तो अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका ये बोल भी चुका है कि ये जो विलयन Cu+ आयन है वो रंगहीन है, जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है कि भाई कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो वो पदार्थ क्या होगा, तो वो पदार्थ रंगहीन होगा, उसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाएगा, और इसमें आपका अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा, अनुचुंबकीय यानी चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय बोलिए या चुंबकीय बोलिए, और ये जो पदार्थ होगा वो रंगीन होगा, यानी जो आयन होगा वो रंगीन होगा। तो देखिए अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जो ये प्रश्न बोला है उसी के हिसाब से इसको बता दिया गया कि अगर ये रंगहीन है तो क्यों है, ये रंगीन है तो क्यों है। तो रंगहीन है क्यों है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। ये रंगीन है तो क्यों है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर बचेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कहा जाएगा कि वो रंगीन है, अनुचुंबकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो रंगहीन है और अनुचुंबकीय है। इस रंगहीन के जगह पर अभी दे दिया होता है कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पे ही इसको बता सकते हैं। तो मैं फिर इस चीज को बताने की कोशिश करूंगा रिवीजन के तौर पे कि सबसे पहले आपको ये करना है
कि ये देखना कि कोई किन किन तत्वों को लिया गया है, फिर उसमें उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ध्यान रहे D4 और D9 का जब भी आपसे किसी कोई भी अगर इंसान भी पूछे, कोई आदमी पूछता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपसे मान के चलिए कि इसी टाइप के प्रश्न ज्यादा लोग पूछते हैं, क्रोमियम का, कॉपर का, यानी जो डी श्रेणी के जो तत्व होते हैं उन्हीं सब का पूछता है। और ये कोशिश ये होती है कि उनके अंतिम में D4 और D9 ही बचे। तो हम क्या करते हैं कि D4 और D9 का नियम याद रखेंगे, तो उसके पहले S जरूर आएगा। तो S में से एक इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भेजेंगे, तो D में भेजेंगे, और फिर S में से जब एक खाली होगा तो वहां बचेगा एक, अगर 9 होगा तो उसमें चला जाएगा तो बन जाएगा 10, और 4 होगा तो उसमें बन जाएगा 5। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखेंगे कि उनके ऊपर कौन सा आयन है। तो आयन के हिसाब से अगर प्लस होगा तो उसमें से घटाएंगे, और माइनस होगा तो उसमें से ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो देखा मैंने कि यहाँ प्लस था तो मैंने क्या किया कि जब प्लस आयन था तो यहाँ 1 बचा था तो उसमें से घटाया, तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचा 3D10। फिर मैंने इसको जब किया है तो यहाँ 3D9 और यहाँ पे 1 था, तो एक मैंने इसमें से घटाया है, और 10 था तो उसमें से एक घटाया, तो यहाँ बच गया 9। तो अंतिम उपकोष मिला मेरा 3D10 और यहाँ मिला 3D9। तो 3D10 के लिए डी उपकोष के लिए 5 कोष्ठक और 10 इलेक्ट्रॉन बने, तो मैंने सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ध्यान रहे कि सभी कोष्ठकों में सबसे पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जब अधिक बचेगा तो उसमें युग्मित करेंगे। ये नहीं कि जब 10 भरना है तो हम पहले ही क्या करें, सब में 2-2 भरने लगे, तो ऐसे गलत माना जाएगा। 9 भरना था तो यानी इसमें 2 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, इसमें भर दिया, और इसमें 1 बचेगा, ऐसा नहीं। पहले सब में भरते चलेंगे लाइन से, जब बचेगा तो सबको जोड़ा बनाते चलेंगे, ये हुंड का नियम है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब इसमें सारे कोष्ठक पूर्ण रूप से भर चुके हैं तो इसमें अयुग्मित कितना बचा, तो 0 बचा है। इस युग्मित से हमें कोई मतलब नहीं है, बतरते मैंने बता दिया कि युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो कितने जोड़ा है, तो 5 जोड़ा है, तो 5 मैंने लिख दिया। इसमें कितने जोड़ा है, तो 4 जोड़ा है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो इसमें कितने जोड़ा है, तो 4 जोड़ा है, 1 अयुग्मित है। तो जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अयुग्मित ही डिसाइड करेगा कि वो तत्व रंगीन है कि अनुचुंबकीय है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बचल बा तो ओके का कहली, ओके कहली कि अनुचुंबकीय बा और वो रंगीन बा। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो कहा जाएगा कि वो रंगहीन भी होगा और प्रतिचुंबकीय होगा। मुझे जहां तक पता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पे और भी सारे आधारित प्रश्न आप अपने विद्या से, अपने बुक से जाके देख सकते हैं। इससे अच्छा आपको नहीं समझाया होगा, या उसमें आप कोई भी इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित है आराम से उसको कर ले जाएंगे। फिर मैं बता देना चाहता हूँ, इस पे बहुत सारे टाइप नहीं बनते हैं। इस पे अस्थाई, अस्थाई, रंगीन, रंगहीन, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इसी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसके बाहर इससे आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। और ये सबसे अच्छी चीज है कि 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है, कि 4 नंबर में आपसे सबसे आसान अगर समझे होंगे 2 से 3 बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 से 3 बार आप इसे देखेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये चैप्टर आपका कौन सा है, तो डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अगर चीजें आपको समझ में आती होंगी तो चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।